स्टूडेंट्स, मेरा नाम ऋषि छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी चल रही है और हम ऑडिट सब्जेक्ट लिए हुए हैं। और आज हमारा इंटरनल कंट्रोल पे सेकंड पार्ट चलेगा। चलिए सर शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 10 MCQ कवर किए थे। आज भी क्वेश्चन है, आंतरिक नियंत्रण में शामिल है वित्तीय नियंत्रण, गैर वित्तीय नियंत्रण, दोनों और ब। तो हमने कहा था इंटरनल कंट्रोल। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा। तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो हो सकता है इस वीडियो में मैं जल्दी जल्दी समझाऊं। देखिए, इंटरनल कंट्रोल क्या है। एक संस्था चाहती है कि संस्था ढंग से चले, स्मूथली चले, इफेक्टिवली काम हो। इसके लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं, बहुत सारे नियम नीतियाँ तय कर दी जाती है, एक मैकेनिज्म बना दिया जाता है। कोशिश क्या होती है कि वित्तीय नियंत्रण बना रहे, यानी जो पैसे का लेन देन है, लेखांकन वाला है, वहाँ पे भी नियंत्रण बना रहे, और जो बिजनेस के अदर एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पे भी नियंत्रण बना रहे। तो आंतरिक नियंत्रण के माध्यम से आप वित्तीय नियंत्रण और गैर वित्तीय नियंत्रण यानी दोनों का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा, इंटरनल कंट्रोल एक बड़ा वर्ड है। जहाँ तक ऑडिट वर्ड होता है, ऑडिट वर्ड का संबंध जनरली लेखांकन से होता है, क्योंकि लेखांकन का ही हम अंकेक्षण करते हैं। लेकिन इंटरनल कंट्रोल चूंकि संस्था स्थापित करती है संस्था को अच्छे से चलाने के लिए, तो वो सारे एस्पेक्ट्स कवर करती है। मैं और आपको पढ़ के बताता हूँ, सुनिएगा। इंटरनल कंट्रोल में क्या होता है, establishes the controls, policies and standards based on which a company's operation should be managed। क्या करते हैं, इसमें नियंत्रण स्थापित कर दिए जाते हैं, नीतियाँ तय कर दी जाती है, कितना काम हमें आप लोगों से चाहिए पहले से ही स्टैंडर्ड तय हो जाते हैं। ठीक है, ये सब क्यों है, ताकि संस्था को अच्छे से मैनेज किया जा सके। अब आपके मतलब की बात, इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ बट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें केवल वित्तीय और लेखांकन गतिविधियां ही नहीं है, बल्कि सारे कवर हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आपको याद आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पिछले वीडियो में मैंने कवर कराया था। खैर, इसमें मैंने नई चीज़ और ऐड की है। अब आप सोचेंगे आंतरिक नियंत्रण से समझ नहीं आता कैसे स्थापित होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए सबसे पहला है कि ड्यूटीज़ का सेपरेशन किया जाता है, यानी सब में कार्य को बांटा जाता है। आप ये काम देखेंगे, आप स्पोर्ट्स देखेंगे, आप जैसे मैं कॉलेज की बात करूँ तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देखेंगे, आप NSS एक्टिविटीज़ देखेंगे, आप अकाउंटिंग का काम देखेंगे, आप स्टोर देखेंगे। तो ऐसे कामों को बांट दिया जाता है। उसके बाद है प्री अप्रूवल ऑफ एक्शन एंड ट्रांजेक्शन। कुछ भी काम होने से पहले हमें प्रिंसिपल सर से परमिशन लेनी होती है, लेनी होती है तो भी लेनी होती है। किसी मीटिंग में जाना है, कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना है तो भी, तो मतलब चीज़ें उनकी नॉलेज में होती हैं। ठीक है, मतलब हर कोई अपनी मर्जी से आ रहा है जा रहा है ऐसा नहीं चलता है। ऐसा मैं कॉलेज की संस्था में से हूँ इसलिए उसका एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। यानी किसी भी संस्था में एक नियंत्रण करने के लिए अप्रूवल का सिस्टम लिया जाता है कि आपको अनुमति लेनी होगी। सोचो अगर आप बैंक हैं तो बैंक में कार्मिक क्या अपनी मर्जी से छुट्टी करता है? नहीं, पहले वो अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा। छुट्टी वो दे सकता होगा तो देगा, क्योंकि उसे भी कार्य की व्यवस्था देखनी है। इसके बाद एक्सेस कंट्रोल, जैसे यूं ही कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए ऐसा नहीं होता है। मतलब पासवर्ड वगैरह का नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ऐसा कोई भी आएगा, स्टार्ट किया, कुछ भी फाइल को डिलीट किया, कॉपी पेस्ट किया, फॉरवर्ड किया, ऐसा नहीं होता है। तो एक्सेस कंट्रोल दिए जाते हैं। आप समझ रहे हैं ये सब क्या है? नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश है कि सूचनाएं लीक ना हो। फिजिकल कंट्रोल ओवर एसेट्स, दरवाजे जितने होते हैं उन दरवाज़ों पर लॉक लगाए जाते हैं। कैश और चेक है उसको अपन तिजोरियों में रखते हैं। ये सब क्या है? ये सब है कि सेफ रहें। ठीक है, एम्प्लॉय स्क्रीनिंग जैसे मैंने बताया था, बहुत बार बताया है इस वीडियो में कि जैसे कर्मचारी समय पे आए समय पे जाए तो उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है। तो ये सब क्या है, आप क्या देख रहे हो? कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। कंट्रोल बुरा शब्द नहीं है। कंट्रोल का मकसद ये होता है कि संस्था एक, यानी जिस व्यक्ति को आप पे कर रहे हो वो व्यक्ति आके अपना काम करे, संस्था अच्छे से चले। कई बार क्या होता है, व्यक्ति नौकरी लगने के बाद थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है। वो देखता है कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। खास करके गवर्नमेंट जॉब में तो ऐसा माना जाता है कि एक बार बस लग जाओ, उसके बाद तो बस ऐश ही ऐश है, कुछ करना करना नहीं। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, जवाबदेही तय की जाती है, आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई करना रहता है। पहले जैसी बहुत बातें नहीं रही है। इसके अलावा क्या किया जाता है, इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश करने। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सारे क्वेश्चन मैं शटाशट करा दूंगा। डिटेक्टिव कंट्रोल, इसके लिए क्या होता है, मंथली रिकन्सिलिएशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई योजना है, उसके अंदर कोई पैकेट है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो पहले ही तय हो जाता है कि इस महीने आपको 600 पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। फिर जितने डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको रिकनसाइल किया जाता है, यानी मंथली टारगेट्स पूरे हुए कि नहीं हुए। ठीक है, ऐसे ही हर संस्था है, हर संस्था है वो तय कर सकती है कि हमें इतने रुपए की लोनिंग करनी है, इतने रुपए के लोन बांटने हैं, तो वो बांटे या नहीं बांटे। ठीक है, एक अमाउंट है, इस तारीख तक स्पेंड करना है, तो किया या नहीं किया। इसके अलावा रिव्यू ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, यानी जो बजट में तय था और जो एक्चुअल है
वो हुआ या नहीं हुआ, यानी हम अपनी तुलना बजट से और स्टैंडर्ड से करते हैं। इसके अलावा कैश और इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट होता है। ये सब क्या है सर, आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो? मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंटरनल कंट्रोल वो उपाय होते हैं जिससे संस्था के कार्मिकों को नियंत्रण में रखकर कार्य को अच्छे से रखने की कोशिश की जाती है, और ये उसके कुछ मैंने एग्जाम्पल्स बताए कैसे ये इस्टेब्लिश होता है। चलिए अब जल्दी जल्दी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है? बार बार एक शब्द आता है, एक शब्द होता है लाइक इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल के दो पार्ट हैं, एक तो उसके अंदर आता है इंटरनल चेक और इसके अंदर आता है इंटरनल ऑडिट। तो श्रम विभाजन किस में होता है? तो श्रम विभाजन की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक में। तो इंटरनल चेक में कैसे? तो इंटरनल चेक में क्या होता है, मेन खासियत होती है एक व्यक्ति का काम दूसरा व्यक्ति जांचता है। ए व्यक्ति के काम की जांच बी व्यक्ति करता है, बी व्यक्ति के काम की जांच सी करता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको कार्य का विभाजन करके उनकी जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेगी। तो इनमें से कौन श्रम विभाजन पे आधारित है? तो इंटरनल चेक जो है वो जो है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर पे आधारित है। इंटरनल चेकिंग बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंटरनल चेक सिस्टम में होता क्या है? इंटरनल चेक सिस्टम में सबसे पहले लॉजिकल तरीके से स्मूथ वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले कार्य का बंटवारा होता है। तो पहले ऑप्शन से ही आ गया है। फिर भी इसमें क्या होता है, मेन खासियत होती है वर्क ऑफ वन गेट्स चेक्ड बाय अनदर, एक व्यक्ति के कार्य की जांच दूसरा व्यक्ति करता है। इसके बाद थर्ड क्या है, रिलीज द ऑडिटर ऑफ डिटेल चेकिंग। अगर इंटरनल चेकिंग होती है तो बहुत सारे काम, अपनी चीज़ें अपने ठिकाने पे आ जाती हैं। तो बाद में जो ऑडिटर की को डिटेल्ड चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर मौके पे ए का काम बी जांच रहा है, बी का काम सी जांच रहा है। तो बाद में जो बाहर से ऑडिटर आएगा या इंटरनल ऑडिटर होगा, उनको बहुत डिटेल्ड में चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसमें सबसे मेन खासियत होती है इंटरनल चेक सिस्टम में एक व्यक्ति को सारे काम नहीं करने दिए जाते। मतलब अगर मान लीजिए एक ही व्यक्ति है, सेल भी वो कर रहा है, कैश कलेक्शन भी वो कर रहा है, उसकी अकाउंटिंग भी वो कर रहा है, बैंक में जमा भी वो करा रहा है, तो पूरे चांस है कि फ्रॉड हो सकते हैं, और हो जाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बढ़िया ये है कि आप काम बांट दो। ओके, अब सबसेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मैंने जैसे कहा कि इंटरनल कंट्रोल का ही भाग है। ठीक है। और इसका मकसद क्या है? एरर और डिटेक्शन से भी ज़्यादा अच्छा वर्ड है प्रिवेंशन। मतलब फ्रॉड और एरर होवे ही ना, डिटेक्ट करना तो बात की बात होती है, खोजना तो बात की बात होती है, कोशिश ही होती है इसमें कि फ्रॉड और एरर होवे ही ना। तो इसमें प्रिवेंशन वर्ड ज़्यादा सही है, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि बाहरी लेखा परीक्षक आंतरिक लेखा परीक्षक के कार्य पर निर्भर रहता है तो रिपोर्ट में त्रुटियों के लिए कौन जिम्मेदार होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट और रियल लाइफ क्वेश्चन। सपोज करो एक बाहर से ऑडिटर आता है, मान लीजिए हम अजमेर के हैं, अजमेर में हमारी संस्था है, ठीक है? और संस्था समय समय पे इंटरनल ऑडिट कराती है। इंटरनल ऑडिट आप जानते हो कि कंपनी का ही कोई आदमी जो थोड़ा समझदार होता है या अकाउंट्स ऑडिट की नॉलेज रखता है, वो कंपनी के खातों की जांच करता है, वो इंटरनल ऑडिटर होता है। और हमारा साल के एंड में जयपुर से एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर आया करता है। ठीक है। मान लो ये सी ए साहब आए, ठीक, तो अपन सी ए साहब कह रहे हैं, ये सी ए साहब आए, उन्होंने देखा इंटरनल ऑडिट तो हो ही रखी है, इसमें घर के आदमी ने ऑडिट कर ही रखी है, इसने रिपोर्ट भी दे दी है, मान लो उसने ओके रिपोर्ट दी है कि संस्था में सब कुछ सही चल रहा है, संस्था के अकाउंट जेन्युइन है, जो भी रिपोर्ट में उसको कहना था उसने अच्छी अच्छी गुड़ी गुड़ी रिपोर्ट दे दी। इसने क्या किया, इस सीए साहब ने मान लीजिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की, उन्होंने इसकी रिपोर्ट पे भरोसा किया और इन्होंने भी ओके रिपोर्ट दे दी। मतलब जैसी रिपोर्ट मान लेते हैं इन्होंने दी, वही रिपोर्ट इन सीए साहब ने भी दे दी। बाद में ऐसा नहीं निकला, बाद में मान लीजिए कोई फ्रॉड सामने आ गया, कोई एरर सामने आ गया, सीए साहब ने कह दिया कि मैं क्या करूं, मेरे को तो इंटरनल ऑडिटर ने बताया कि ऐसा है वैसा है, तो आपकी बात नहीं चलेगी, क्योंकि आपका काम था। आप इंटरनल ऑडिटर के काम पे विश्वास करते हो या नहीं करते हो, ये आपका लुकआउट है। आप चूंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, इसलिए आपको अपना काम जिम्मेदारी से करना था। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर बाहर वाला ऑडिटर है, वो अंदरूनी ऑडिटर पे भरोसा करे या ना करे, ये उसका लुकआउट है, लेकिन जिम्मेदारी उसकी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है। इंटरनल ऑडिटर होने से थोड़ा सा काम इंटरनल ऑडिटर के कर देने से इसका काम हल्का हो सकता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाता। ठीक है। हो सकता है मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ, पर मेन बात यह है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री नहीं हो जाता। ही विल बी हेल्ड गिल्टी और लायबल, से दोषी माना जाएगा, उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो अगर आप विश्वास करते भी हो तो आपका हेडक है, बाहरी लेखा परीक्षक जिम्मेदार होगा। ठीक है। उसके बाद है
आंतरिक जांच का संबंध है। अगर आप बिल्कुल पहली बार वीडियो पे आए हैं और आप सुन रहे हैं कि इंटरनल चेक क्या होता है, तो इंटरनल चेक में कैशियर रिकॉर्ड्स जांचता है, इसको बोलते हैं इंटरनल चेक। एक आंतरिक ऑडिटर खातों की जांच करता है, इसको बोलते हैं इंटरनल चेक। एक व्यक्ति के काम की दूसरे व्यक्ति द्वारा ऑटोमेटिक रूप से जांच होती है, इसको बोलते हैं इंटरनल चेक। या अधीनस्थों पे जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उन पे आंतरिक रूप से मैनेजमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं इंटरनल चेक। तो इंटरनल चेक में मैं बार बार चिल्लाता रहा हूँ, एक व्यक्ति के कार्य की दूसरे व्यक्ति द्वारा जांच की जाती है और ये जांच ऑटोमेटिक होती है, तो अपन इंटरनल चेक कहते हैं। सॉरी। के बाद है आंतरिक नियंत्रण के परीक्षण का डैश डैश से संबंध नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल और हार्ड क्वेश्चन है। देखिए, एक सीए जाता है ना, जब एक सीए को काम मिलता है कि भाई आप हमारी संस्था के आके ऑडिट करो, तो जैसा आप जाएंगे उस संस्था को विजिट करेंगे, वहाँ विजिट करके वो सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ इंटरनल कंट्रोल है या नहीं। सबसे पहले वहाँ पे मतलब आने जाने का, अकाउंटिंग रखने का कोई सिस्टम या कंट्रोल है या नहीं, कोई नियम नियमावली है कि नहीं। तो सबसे पहले नियंत्रण है या नहीं उनका वो अस्तित्व चेक करता है। फिर वो ये भी चेक करता है कि ये जो नियंत्रण है वो प्रभावशील, ये इफ़ेक्टिव तरीके हैं या नहीं। और तीसरा वो ये देखता है कि ये उपाय निरंतर अपनाए गए हैं या नहीं। तो मतलब सीए साहब अपना काम शुरू करने से पहले सबसे पहले देखते हैं इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं, वो जो सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, और वो रेगुलरली फॉलो होते हैं या नहीं। मान लो जैसे आने जाने पे कंट्रोल के बायोमेट्रिक है, तो पहली बात है कि बायोमेट्रिक है कि नहीं। दूसरी बात है कि बायोमेट्रिक सही से डेटा कैप्चर करती है या नहीं। और तीसरा है कि बायोमेट्रिक 12 ही महीने है या नहीं। लेकिन वो कौन सी कंपनी की है, कौन सी डिज़ाइन की है, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैं आपको समझा पाया शायद तक कि इंटरनल कंट्रोल चेक करते समय उसका अस्तित्व, उसकी प्रभावशीलता और उसकी निरंतरता देखी जाती है, डिज़ाइनिंग से कोई वास्ता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, आरएसआर 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे, अगर आप बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में
इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो पर पे आप हमें। अगला क्वेश्चन कहता है, एक अंकेशक को आंतरिक नियंत्रण का अध्ययन और मूल्यांकन करना चाहिए। तो इंटरनल कंट्रोल शायद एक बोरिंग शब्द होगा, मतलब एक ऑडिटर को जाना चाहिए वहाँ जिस संस्था की ऑडिट करनी है वहाँ कंट्रोल्स हैं या नहीं, वहाँ पे कुछ नियम हैं, नीतियाँ हैं, एक सिस्टम है, स्टैंडर्ड्स है या नहीं, ये देखना चाहिए। लेकिन ये क्यों देखना चाहिए? ताकि निर्धारित किया जा सके कि संपत्ति सुरक्षित है या नहीं। ऑब्वियसली बात है, पता लग जाता है इससे। इससे स्टडी इसलिए करना चाहिए ताकि उनके इंटरनल कंट्रोल में हम सुधार का सुझाव दे सकें, शायद हाँ। अंकेशक अंकेक्षण प्रक्रियाओं की योजना बना सके, हाँ। अंकेशक अपनी राय व्यक्त कर सके, हाँ। वैसे ये लगभग चारों थोड़े थोड़े सही हैं, लेकिन इसमें सी सबसे ज़्यादा सही है। एक सीए वहाँ जाएगा और कंट्रोल है या नहीं उससे ही वो अपना प्लान बनाता है। अगर जहाँ पे क्योंकि आपके पास जैसे एक डॉक्टर होता है, बड़ी जगह कह दे कि बुखार हो रहा है, केवल वो उसके आधार पे दवाई नहीं दे देता, पहले वो उसको डायग्नोसिस करता है, उसके बाद वो अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है वो सजेस्ट करता है कि भाई आप ये दवाई लीजिए वगैरह वगैरह। इसी तरह से ये भी, के पास बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, हर संस्था का अपना प्रॉब्लम होता है, इसलिए पहले वो उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अच्छे से डायग्नोसिस करेगा। सिस्टम अगर मजबूत होगा तो वो अलग तरह की ऑडिट प्लानिंग करेगा, जब में कमज़ोरी ज़्यादा है तो वो अलग तरह की प्लानिंग करेगा। तो ऑडिट प्लान उसकी, उसी के बाद प्रोग्रामिंग शुरू होगी, उसी के बाद ही एविडेंस कलेक्शन शुरू होगा। यानी सबसे पहले उसे जाके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं, वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, पिछला क्वेश्चन, वो कंटिन्यूअसली है या नहीं, उसमें कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइश है वो बाद में सजेस्ट करेगा। लेकिन उसको मेन जाके देखना ये होता है ताकि वो अपनी प्लानिंग बना सके, वो कैसे, कौन से ऑडिट टूल्स इस्तेमाल करने हैं, कौन सी ऑडिट टेक्निक्स अप्लाई करनी है, उसका निर्णय कर सके। इसलिए उसे आंतरिक नियंत्रण का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आंतरिक जांच क्या होती है? बार बार कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा, इंटरनल चेकिंग बार बार। अच्छा, आपने कई बार क्या होता है जब अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखते हैं ना तो शब्द इधर के उधर हो जाते हैं, आंतरिक जांच की जगह आंतरिक अंकेक्षण लिख दिया, आंतरिक नियंत्रण लिखता है, चलता है नहीं। यहाँ पे ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इंटरनल चेक। इंटरनल चेक क्या होता है? इंटरनल चेक, ये ऑप्शन कहता है कि इंटरनल ऑडिट जैसा ही है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंटरनल चेकिंग में ये कहता है कि एक लेखा परीक्षक के कार्य को वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा जांचा जाता है कि एक ऑडिटर के काम को दूसरा ऑडिटर चेक करता है, ऐसा भी नहीं होता है, ये भी गलत है। एक ऐसा सिस्टम जहां एक कर्मचारी का काम दूसरे कर्मचारी द्वारा ऑटोमेटिक रूप से जाता है, जांचा जाता है, ये बिल्कुल सही। इंटरनल चेक के लिए मैंने बार बार यही कहा कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें ए का काम बी और बी का काम चेक करता है। ए ऑर्डर देगा, बी माल डिलीवर करेगा, डी कैश कलेक्शन करेगा, डी अकाउंटिंग करेगा, इस तरह से सबके कामों की क्रॉस चेकिंग होगी। और वैसे डी ऑप्शन ये था कि इसमें इंटरनल ऑडिटर के काम को बाहर का ऑडिटर आके जांच करता है, इसको बोलते हैं इंटरनल चेक, ऐसा नहीं है। अब क्या है, क्वेश्चन सरल होते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, लेकिन जो पढ़ के गया है उसके लिए बिल्कुल सरल है, वो देखते ही आंसर ठोक देगा सी। और जो नहीं करके गया ना उसको लगेगा यार आंतरिक जांच इसमें से क्या होगी, वो फिर टप्पे लगाएगा, तुक्के लगाएगा। ये पढ़ के जाना इज ऑलवेज गुड्स। ठीक है, उसके बाद है स्वतंत्र लेखा परीक्षक की तुलना में एक आंतरिक लेखा परीक्षक के डैश डैश से संबंधित होने की अधिक संभावना होती है। मतलब एक होता है इंटरनल ऑडिटर जो घर का ऑडिटर है, और एक बाहर से जो ऑडिटर आता है जिसको अपन एक्सटर्नल ऑडिटर, प्रोफेशनल ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कहते हैं, ये साहब कह लो, जो बाहर से आते हैं, जो कम से कम बाहरी व्यक्ति होते हैं, उसी शहर के हो सकते हैं पर उनका संस्था से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इनमें से ए, अगर इंटरनल कंट्रोल को अपन, इंटरनल ऑडिटर को अपन ए कहें और इस एक्सटर्नल ऑडिटर को अपन बी कहें, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन किससे ज़्यादा संबंधित होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से ज़्यादा संबंधित होगा। अच्छा, क्वेश्चन बेसिकली ये है कि एक्सटर्नल से भी ज़्यादा
इंटरनल किससे ज़्यादा संबंधित होगा, तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से ज़्यादा संबंधित होगा, क्योंकि ये संस्था का कर्मचारी है ना, किसी को पता होता है कि कर्मचारियों के आने जाने पे क्या नियंत्रण है, रोकड़ की प्राप्ति भुगतान पे क्या नियंत्रण है, स्वीकृतियाँ लेने देने का क्या तरीका है। एक्सटर्नल ऑडिटर तो बाद में आता है और जल्दी जल्दी वो इन चीज़ों को जांचने की कोशिश करता है, लेकिन इंटरनल ऑडिटर तो वहीं का है, तो उससे उसकी बेटर जानकारी होती है। इन शॉर्ट नटशेल में बात करूँ तो क्वेश्चन ये है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में ज़्यादा जानकारी किसको होती है या कौन उससे मोर एसोसिएटेड होता है, तो इंटरनल ऑडिटर इज मोर एसोसिएटेड विद द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, बाकी अकाउंटिंग की जानकारी ऑब्वियसली बात है सीए साहब को ज़्यादा होगी। लीगल कॉम्प्लियंसेस, इनकम टैक्स, जीएसटी के कानून या कंपनीज एक्ट की जानकारी मान सकते हैं कि बाहर वाले सीए को ज़्यादा होगी, लेकिन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। ठीक वैसे ही कि घर में अगर पति पत्नी है तो रसोई में कौन सा डब्बा कहाँ रखा है, कौन सा मसाला कहाँ रखा है, इसकी जानकारी ऑब्वियस सी बात है पत्नी जी को, श्रीमती जी को ज़्यादा होगी। रॉन्ग इन दैट। और बाहर दुनियादारी में क्या चल रहा है शायद उसकी जानकारी पति देव जी को ज़्यादा होगी, लेकिन अब समानता का ज़माना है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद है आंतरिक अंकेक्षण को सर्वोत्तम रूप में वर्णित किया जा सकता है, यानी जो इंटरनल ऑडिट है इसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि इंटरनल ऑडिट एक अकाउंटिंग फंक्शन है, तो नहीं, ऑडिट कभी भी अकाउंटिंग फंक्शन नहीं होता है, अकाउंटिंग फंक्शन के बाद की जांच होती है। इंटरनल ऑडिट एक लाइन मैनेजमेंट फंक्शन है। लाइन मैनेजमेंट में क्या होता है, ये लाइन मैनेजमेंट बंदा बीच का होता है, ये ऊपर सीनियर्स होते हैं, नीचे तो नीचे वो लोगों से काम करवाता है, ऊपर वालों से वो इंस्ट्रक्शन लेता है, नीचे वालों से वो फॉलो करवाता है, नीचे वालों के कार्य की जांच करता है। तो ये जो बीच का बंदा होता है उसको अपन बोलते हैं लाइन मैनेजमेंट, लाइन मैनेजर। ठीक है, ओके, जो उन दोनों के बीच में लिंक का काम करता है। तो इंटरनल ऑडिटर वो भी नहीं है। तो इंटरनल ऑडिटर ना तो अकाउंटिंग का काम है, ना ये लाइन मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य है। एक ऐसा कार्य जो वित्तीय विवरण की विश्वसनीयता में सुधार लाता है। ऑब्वियस ही बात है, अगर इंटरनल ऑडिट होगी, सोचो अगर इंटरनल ऑडिट होगी, बाहर की जांच से पहले घर में ही एक जांच हो जाएगी, तो आपके जो वित्तीय विवरण होंगे वो अधिक विश्वसनीय होंगे, उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। और ये एक इंटरनल कंट्रोल फंक्शन है, तो ये वैसे सही है। अगेन डी और सी दोनों सही हैं, सी ज़्यादा सही है कि इंटरनल ऑडिट से एक ऐसा कार्य है जिससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर रिलायबल बनते हैं, क्योंकि उसकी कम से कम एक लेवल पे जांच हो चुकी है, बाह्य लेवल पे जांच बाकी है, एक लेवल पे जांच हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है आंतरिक नियंत्रण। एक व्यापक शब्द है जिसका उपयोग आमतौर पे आंतरिक जांच और आंतरिक अंकेक्षण दोनों को शामिल करने के लिए किया जाता है। ये किसके द्वारा परिभाषित किया गया है, ओके, परिभाषाएं जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और मैं फिर भी मानता हूँ कि अगर आपका एक बार सुना हुआ होगा तो चांस है कि आप कर दें। वैसे अब वापस सुनिएगा कि एक वर्ड दिया गया है कि इंटरनल कंट्रोल जो है, इन्होंने कहा है कि एक ब्रॉडर टर्म है। साहब ने कहा कि इंटरनल कंट्रोल एक ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर शामिल है आपका इंटरनल चेक भी शामिल है, और इसके अंदर आपका इंटरनल ऑडिट भी शामिल है। ये बात मैं सुबह से पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ। ठीक है, लेकिन ये कथन कहा किन्होंने है, ये कथन तो सही है जो लिखा हुआ है, ये तो आपको कस के याद करना है, पर ये कथन कहा किन्होंने है, स्टैटलर ने, स्पाइसर और पैगलर ने, डिक्सी ने या पाउलर ने। तो ये कथन स्टैटलर ने कहा है। अब स्टैटलर ने क्यों कहा है इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। स्टैटलर महाराज इस चीज़ को कह के गए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। आप कहेंगे सर ये कैसे याद रखेगा, समहाउ याद करने की कोशिश कीजिए, कुछ नियम, कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ परिभाषाएं याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एक बार सुना हुआ रहता है तो आपका देखो दिमाग इतना होता है कि उसको नाम सुना सुना सा लगता है, तो अब एग्जाम में तुक्का लगाना नहीं लगाना वो आप सोचिएगा। होप वीडियो यूज़फुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमेशा कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे से वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए बाय।